अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे ये बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, गुड। और ये बताएं कि क्या आपको इस वक्त स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा बच्चों, बात ये है कि जो न्यूज़पेपर है ना, ये एक न्यूज़पेपर हमें रिटन टेस्ट एक न्यूज़पेपर हमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये दोनों पास करवा सकता है। लेकिन बात ये है कि हमने न्यूज़पेपर को पढ़ना किस पैटर्न पे है, हमने आज वो डिस्कस करना है। तो हमारे सामने एक न्यूज़पेपर है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस न्यूज़पेपर से हमने करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज को हमने इस न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट किया है। पहले आपको ये बात समझना होगी कि जीके दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक जीके एंड डायनामिक जीके। काइंडली जब आप ज्वाइन करें तो अपने माइक्स ऑफ कर लिया करें, डिस्टर्बेंस। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट जीके। जीके दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक जीके एंड डायनामिक जीके। स्टैटिक जीके जो है ये सेम उसी तरह रहता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपडेट नहीं होता, चेंज नहीं होता। पाकिस्तान कब बना था, सेम वही डेट रहेगी। पाकिस्तान का एरिया कितना है वही रहेगा। जंग बदर कब हुई थी। तो ये इस तरह के जीके को हम बोलते हैं स्टैटिक। ये किताबों में लिखा हुआ होता है और इसको अक्सर बच्चों ने क्रैम किया हुआ है। फिर वो बच्चे ये कहते हैं कि सर हम पेपर में गए थे तो हम 2 नंबर से फेल हो गए, हम 4 नंबर से फेल हो गए। अब बेसिकली इशू क्या, इशू ये होता है कि उन्होंने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं की होती, करंट अफेयर्स के साथ वो अपने आप को इन टच नहीं रखते। और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये होता है कि वो हर पेपर में 5 7 10 नंबर मिस कर रहे होते हैं और यही मेरिट डिसाइडर होती है। हमारे सामने एक न्यूज़पेपर है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। नॉर्मली हम बच्चों को नॉर्मली बच्चों को डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने को कहते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो डॉन पढ़ते हुए आपको डबल ट्रबल फेस करना पड़ेगा। कि एक तो आपने अब डॉन पढ़ते हुए वो गैप का इशू पड़ेगा आपको। सेकंड ये कि आप करंट अफेयर्स में आपको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये दोनों चीज़ों को आप एक ही टाइम पे कोप कर रहे हैं। तो स्टार्ट आप एक्सप्रेस से ले लें और जब आपको चीज़ों के बारे में समझ आना शुरू हो जाए देन यू कैन मूव टुवर्ड्स डॉन। अब हम इस न्यूज़पेपर को देखेंगे। ये सामने आपको जो ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज पेज नंबर 1। ये इस न्यूज़पेपर का पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 पे हमें सबसे टॉप पे जो न्यूज़ नजर आ रही है, हेडर, आईएमएफ ने एमनेस्टी स्कीम, टैक्स छूट पर एतराजात उठा दिए, इक्तसादी जायजा मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। अब ये एक हेडर है। तो बच्चों, ये एक न्यूज़ का हेडर है। अब हमने, क्योंकि हम अपना जीके डेवलप कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो हमने इसको अपने पैटर्न में पढ़ना है। हमने पढ़ा आईएमएफ, तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्यूरियोसिटी चाहिए। क्या कुछ भी नया आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन। आईएमएफ आईएमएफ स्टैंड्स फॉर
अब चलते हैं उस जीके की तरफ। ये सामने आपको जीके नजर आ रहा है स्क्रीन पे बच्चों, क्या शो हो रहा है? सर न्यूज़पेपर शो हो रही है अभी। अच्छा, ओके। अब आईएमएफ शो हो रहा है आपको? तो हमने जैसे ही वहां पे आईएमएफ को पढ़ा, हम अपने नोटपैड की तरफ मूव करके, आपके पास एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप दो तरह की इंफॉर्मेशन को अपने पास लिखेंगे। एक वो इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक है, और दूसरी वो इंफॉर्मेशन जो कि डायनामिक है। हमने आईएमएफ, इसका एब्रीवेशन देखा, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मतलब क्या है? ये एक बैनुल अक़वामी, मतलब बिटवीन द कंट्रीज ये डील करता है मॉनिटरी, मुआशी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, और एक फंड है। ये सबसे पहला सवाल ये कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाए। तो ये इस्टेब्लिश हुआ 1945। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, हमने इस कॉन्फ्रेंस को नोट करना है। ये सामने स्क्रीन पे मैं कोशिश करता हूँ अगर हम इसको हाईलाइट कर सकें। दिस इज कॉल्ड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। स्क्रीन पे आपको ये हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये 1944 में, और इसमें वो डिसाइड करते हैं कि अब दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। इकोनॉमिक मॉडल डिफाइन करने जा रहे हैं। सिंपली दुनिया की जो हुकूमत है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शिफ्ट हो गई। पहले ये बरतानिया के पास थी, तो शिफ्ट हो गई अमेरिका के पास। अमेरिका ने कहा यार मैं तो एक नया मॉडल बनाऊंगा, पिछले मॉडल पे ज्यादा अरसा हुकूमत नहीं की जा सकती। तो उसने एक नया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिजाइन बनाया। इकोनॉमिक डिजाइन जो है उसको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ कहते हैं। और जो पॉलिटिकल डिजाइन है उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल। वो जब आएगा हम उसको इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो दुनिया पे हुकूमत करने के लिए जो इकोनॉमिक मॉडल बनाया वो इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में डिसाइड हो गया। तो आईएमएफ बनाने के लिए एंड वर्ल्ड बैंक बनाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसको कहा गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944। और उसके नतीजे में 1945 में आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है, ऑब्वियसली अमेरिका बना रहा है तो भाई अमेरिका में होगा, और अमेरिका का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, तो इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन होगा। फिर ये पूछा जाता है कि करंटली इसका हेड को, तो इसका हेड मैं अभी लिखता हूँ। इसका जो करंट हेड है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। करंटली आईएमएफ की सरबराह कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अब मजीद आईएमएफ को हमने उस सारे पैटर्न से देखना है जो एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आईएमएफ को कब ज्वाइन कर रहा है? पाकिस्तान आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों को ज्वाइन कर रहा है 11 जुलाई 1915। पाकिस्तान आईएमएफ को कब ज्वाइन कर रहा है? 11 जुलाई 1950। और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन कर रहे हैं? सेम इसी डेट पर। इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, मैं आपको आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का डिफरेंस बता दूं। बच्चों आईएमएफ जो है इसके नाम से जाहिर है मॉनिटरी फंड। इसका काम ये है कि ये कंट्रीज पे नजर रखे, ऐसे वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी तकरीबन तबाह होने वाली होती है, डाउनफॉल की तरफ जा रही होती है, ये उनको वार्निंग्स देते हैं, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका। और फिर अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी तबाह हो जाए, ये ऐसी है ना कि जैसे कोई हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई बंदा मुआशी तौर पर तबाह हो जाए,
तो मुझे बताएं वो क्या करेगा, या वो डकैतियां करेगा, या वो डकैतियां करेगा, या वो जो है सुसाइड कर लेगा, इसी तरह के कोई एक्सट्रीम टाइप के स्टेप्स लेगा ना। तो अगर स्टेट्स इस तरह से बैंकरप्ट हो जाए तो स्टेट्स क्या करेंगी, वो अफगानिस्तान की तरह ही करेंगी कि टेरर को प्रमोट करेंगी या वो स्मगलिंग करेंगी। तो आईएमएफ क्या करता है, ऐसी स्टेट्स जिनकी इकोनॉमी तबाह होने वाली होती है उनको वार्निंग्स देता है, और अगर कोई ऐसे स्टेट्स हों जिनकी इकोनॉमी वाकई तबाह हो गई हो, जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं, श्रीलंका होगा, पाकिस्तान या अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है, तो ये उनको फाइनेंशियल एड। बेसिकली आपको साथ से अपने नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपको याद अपने नोट्स रहते हैं। प्लस ये जो रिकॉर्डिंग है, मैं एडमिन से बात करता हूँ, इसको ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करेंगे, और ये स्लाइड्स तो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। और वर्ल्ड बैंक बच्चों क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का काम है तरक्याती काम करो। सपोज आप अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं मोटर, अब ये एक तरक्याती काम है ना, आपने अपने मुल्क में बनाना है डैम, ये भी एक तरक्याती काम है। तो आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, ना कि आईएमएफ के पास। आपने कोई कर्जे की पेमेंट करनी है और आपके पास पैसे नहीं है, आपने कोई चीज परचेज करनी है, गंदम परचेज करनी है या कॉटन परचेज करना है, और आपके पास उसके लिए पैसे नहीं है, अब आप जाएंगे आईएमएफ के पास। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी बच्चे, नोट्स तो शेयर हो जाएंगे, लेकिन नोट्स जो आपको याद रहते हैं ना, ये वही नोट्स होते हैं जो आपने अपने हाथ से बनाए। ये जो नोट्स हैं ये समझ लेंगे मेरे नोट्स हैं, ये मुझे तो याद रहेंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेंगे। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। तो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम आईएमएफ को कब अप्रोच किया था, ये भी पूछा जाता है। दैट वाज इन 1958। और अब तक ये जो पाकिस्तान इस बार आईएमएफ के पास गया हुआ है, ये हमारा कितवां प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं आईएमएफ प्रोग्राम्स। तो ये हमारा 23rd आईएमएफ प्रोग्राम है। करंटली पाकिस्तान जो अवेल करने जा रहा है, जो कर रहा है, इसको बोलते हैं 23rd आईएमएफ प्रोग्राम। और ये कितने बिलियन डॉलर्स का है, ये जो प्रोग्राम है आपको याद रखना है, ये टोटल 7 बिलियन डॉलर्स का है। पहले 6 बिलियन डॉलर्स का था, फिर मिफ्ता इस्माइल के टाइम पे हमने इसको इनहेंस करवा के 7 बिलियन डॉलर्स का करवा दिया। बिलियन का मतलब होता है अरब, तो ये 7 अरब डॉलर्स का एक प्रोग्राम है। और आईएमएफ से सबसे ज्यादा आज तक कर्जा किसने लिया हुआ है, वो एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अलबत्ता ऊपर जो हमने पॉइंट्स शेयर किए, ये सारे एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को कब ज्वाइन किया था। 11 जुलाई 1950, सेम यही डेट हमने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने आईएमएफ से पहला कर्जा कब लिया, 1958 में। करंटली हमने जो कर्जा ले रहे हैं, ये हमारा 23rd कर्जा है। प्लस ये कि हमने इस बार कितना कर्जा लिया है, 7 बिलियन डॉलर्स। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन में। और इसकी सरबराह कौन है, शी इज अ लेडी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आईएमएफ को बनाया गया। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आपके। यस सर। अब मैं वापस आ रहा हूँ न्यूज पेपर पे। हमने आईएमएफ को समझ लिया। एमनेस्टी का मतलब होता है रियायत देना। तो स्टेट्स, रियासतें, हुकूमतें ये करती हैं कि कुछ शोबाजात को तरक्की देने के लिए, डेवलप करने के लिए उनको टैक्स की छूट दे देते हैं, रियायतें दे देते हैं। तो आईएमएफ कहता है नहीं भाई, आप बढ़ाएं इसको। आईएमएफ ऐसे क्यों कहता है, क्योंकि ये एक बैंक की तरह डील करता है। मैं एक बैंक चला जाऊं और उस बैंक से मैं कहूँ जी मुझे आप कर्जा दें, अब बैंक मुझसे पूछेगा आपकी इनकम का सोर्स कितना है और आपकी इनकम कितनी है। सपोज मैंने बैंक से कहा जी मेरी इनकम है 50,000। अब बैंक ये मुझसे पूछेगा, लाजमी पूछते हैं बैंक, कि आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स बताएं। सपोज मैं बैंक से कहता हूँ जी मेरे तो महीने के अखराजात 80,000 है।
अब बैंक कहेगा कि पहले ही आप 30,000 के खसारे में जा रहे हैं, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं और खर्चे को कम करें, तब हम आपको पैसे देंगे। अदरवाइज तो बैंक से मुझे जो कर्जा देगा, मैं तो बैंक को पे बैक नहीं कर सकता ना। तो सेम IMF के मामला हैं, ये भी कंट्रीज से कहते हैं कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं, खर्चे कम करें। खर्चे कम करने का मतलब होता है जो हुकूमत खर्चे करती है, हुकूमत खर्चे किस पे करती है जी? सरकारी मुलाजिम को तनख्वाहें देती है। इसके अलावा लोगों को बिजली के बिल पे रियायत देती है, या फ्री आटा तकसीम करती है वगैरह। और इनकम बढ़ाने का सोर्स क्या होता है? टैक्स लगाएं। तो इसलिए कहते हैं जी IMF के पास गए थे तो महंगाई हो गई। अब चलते हैं इसी न्यूज की सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में वो लिखता है, पाकिस्तानी हुक्काम और आलमी इदारे के तकनीकी इजलास में रिलीफ इकदाम पर एतराज़ात। इसका वन किसी भी पेपर के साथ कोई लिंक नहीं है। स्कीम ओवरसीज के लिए है, टैक्स छूट का सानेहा सांचा छोटा रखा गया। अगेन इसका भी कोई किसी पेपर के साथ कोई लिंक नहीं है। FBR की वजारत। अब ये FBR क्या है? अगेन जब भी आप इसको न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, यू हैव टू गो टू योर गूगल एंड फाइंड आउट व्हेन दिस डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, हु इज करंटली लीडिंग दिस डिपार्टमेंट। ये चीजें ऐसे याद है। ये नहीं है कि आपने डाटा लगाया, आपके पास लिखा हुआ है और आपने उसको बार बार पढ़ा, याद हो गया। हर बार जब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा IMF, यू हैव टू गूगल या अपना वो रजिस्टर उठा लें करंट अफेयर्स का। जब आप इसको रिपीटेडली पढ़ते हैं तो ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। अब आ गया FBR। तो हमने क्या किया? हमने दोबारा FBR पे काम किया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजें आपने फिक्स्ड होती हैं, लाइक IMF के हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, ये फिक्स्ड है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बनाया था, ये फिक्स्ड है। लेकिन जो इसकी करंट सरबराह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये तो 3 या 4 साल के लिए आई हैं, फिर ये चेंज हो जाएंगी। तो इसको आपने लेड पेंसिल से लिखना है, ताकि आपके नोट्स अगर ये चेंज हो जाए तो आपके नोट्स खराब ना हो। हमने वहां पे पढ़ा FBR। तो हमने देखा जी FBR किस चीज का एब्रिविएशन है? दैट इज फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर हमने ये देखा कि FBR को स्टैब्लिश कब किया गया था। तो हमें पता चला कि ये जब बना था तो इसका नाम था CBR। इसका नाम था CBR। ये अंग्रेज ने बनाया था 1924 में। फिर हमने 2007 में इसका नाम चेंज करके FBR रखा। सो FBR का इनिशियल नेम क्या था ना? CBR कब बना था? 1924 में। और करंट नेम जो FBR है, ये कब हमने दिया? हमने इसको 2007 में। हमें कुछ नई चीजें यहाँ से पता चल गई। प्लस ये कि FBR का करंट सरबराह कौन है? इसका चेयरमैन जो है, दैट इज आसिम अहमद। वो हमने अपने पास नोट कर लिया। अगेन ये तो कंफर्म नहीं होता कि FBR का जो चेयरमैन है ये साल भी रहेगा कि नहीं। 3 से 4 साल का टेन्योर होता है, लेकिन इनको अगर ये अपने टारगेट्स को अचीव ना कर सके, इनको चेंज कर दिया जाता है। हमारा इस साल का टैक्स का टारगेट क्या? हमारा टैक्स का टारगेट है बच्चों, हमने ये अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज में डिस्कस होती है, तो हमने इसको पाकिस्तानी रुपीज में याद रखना है। दैट इज 9.2 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन का मतलब खरब है, और 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होती है। तो ये 9200 बिलियन रुपीज करते हैं। प्रीवियस ईयर जो हमारा टारगेट था दैट वाज 6300 बिलियन रुपीज। तो हमने ऑलमोस्ट 50% इस बार एस्टिमेट लगाया है कि हम अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बजट के बाद अभी महंगाई आएगी। तो हमने वहां से पढ़ा था FBR। हमने जाके FBR के हवाले से जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी उसको हमने समझ लिया। अब हम दोबारा वापस आते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत करते हैं अमरीकी वजीर खजाना। हमें अमरीकी वजीर खजाना से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पाकिस्तान आती तो हम जरूर इसको याद करते, क्योंकि अमेरिका का एक होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे हमारे यहाँ होता है वजीर खजाना, तो अमेरिका में होता है हमारे यहाँ होता है वजीर खारजा, तो अमेरिका में होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
और उसका नाम है एंटोनी ब्लिंकन। एंटोनी ब्लिंकन, और वो इम्पोर्टेंट है। बाकी हमें और वजीर दिफा जो भी होगा उनका जॉर्ज, इस तरह से कोई ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, वजीर दिफा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बाकी हमें उनके वजीरों से कोई लेना देना नहीं। फिर अगली न्यूज देखें, फौजी अदालतें मर्जी के वकील करने की अपील का हक होगा आजम नजीर तारक। ही इज करंट लॉ मिनिस्टर। तो हमें इस शख्स का नाम याद रखना है। हम अपने रजिस्टर पे जाएंगे, लिखेंगे करंट लॉ मिनिस्टर इन पाकिस्तान इज आजम नजीर तारक। इससे आगे चलें तो ये फिरदौस आशिक रहमान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इतलात। अभी एक नई पार्टी बन रही है, एग्जाम्स में नहीं आएगी। और उससे आगे यूटिलिटी स्टोर्स पे घी की कीमतें कम हो रही हैं अगेन, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अब हम न्यूज़पेपर पे आगे जब मूव करते हैं तो ये उसकी मेन हेडिंग है। इसमें वो ऊपर तो बता रहे हैं कि तूफान की वजह से तूफानी आ रही है। तो नीचे जो मेन हेडिंग है वो ये कह रही है समुद्री तूफान फिर कराची के करीब आ गया, आज केटी बंदर भारतीय गुजरात से टकराएगा। अब यहाँ पे दो नाम डिस्कस हो रहे हैं, केटी बंदर और भारतीय गुजरात। गुजरात तो इंडियन एक रियासत का नाम है, वो हमारे पेपरों में तो नहीं आएगी। अलबत्ता केटी बंदर पाकिस्तान की है तो वो आएगी। और दूसरा, ये समुद्री तूफान कौन सा है भाई? ये जो समुद्री तूफान होते हैं स्पेशली इंडियन ओशन में जो आते हैं, ये एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अब चलते हैं इन समुद्री तूफानों की। पहले हम देखते हैं केटी बंदर। बच्चों सामने स्क्रीन विजिबल है, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। तो केटी बंदर पे पॉसिबल क्वेश्चन किया है एग्जाम्स में, यही है कि केटी बंदर कहाँ लोकेटेड है। केटी बंदर इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, प्रोविंस सिंध। इस पे हमने सिर्फ इतना याद रखना, केटी बंदर क्या है? एक बंदरगाह का नाम, एक सी पोर्ट का नाम है। कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा कहाँ पे लोकेटेड है? ये सिंध में। प्रीवियसली ये ऐसे आया हुआ है कि केटी बंदर कहाँ पे लोकेटेड है, और उन्होंने हमसे प्रोविंस का नाम पूछा था, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपी के। ऑब्वियसली सी पोर्ट्स पंजाब और केपी के में तो हैं, सिंध में है या बलूचिस्तान में है, और मोस्टली जो है वो सिंध में है। केटी बंदर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट से। और दूसरा जो हमने तूफान के बारे में सुना, आजकल हर बंदा उसके बारे में डिस्कस भी कर रहा है, तो हमें तो उसको जानना है कि वो क्या है। बच्चों इसका नाम है वाइपर जॉब। वाइपर जॉब। और ये क्या है? ये एक साइक्लोन है, समुद्री तूफान है, इसको साइक्लोन बोलते हैं। अब एग्जाम में लास्ट टाइम मुझे याद है पीएमएस का जीके का पेपर था, उसमें क्वेश्चन ये था कि साइक्लोन की हवाओं की स्पीड क्या होती है। तो साइक्लोन की हवाओं की स्पीड होती है वो, उसने तब जो ऑप्शंस दिए थे वो माइल्स पर आवर में थे। 74 माइल पर आवर। अगर हम किलोमीटर में डील करें तो ये बनता है 119 किलोमीटर, 120 लिखा जाता है मोस्टली। चले ये तो हमने समझ। अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली ये ये तूफान है क्या और ये क्यों आता है। सामने आपको ना बच्चों स्क्रीन पे 3 नाम लिखे नजर आ रहे हैं, मैं इनको हाईलाइट कर दूं। नंबर 1 हरिकेन, नंबर 2 साइक्लोन एंड नंबर 3 टाइफून। ये तीन ये 3 तरह के समुद्री तूफानों के नाम हैं। और आप ये सुनकर शायद सरप्राइज हो, हैरान हो, ये तीनों एक ही तरह के होते हैं। हरिकेन्स, साइक्लोन्स एंड टाइफून, ये तीनों समुद्री तूफान एक ही तरह के होते हैं। फिर ये अलग क्यों है? ये अलग अलग जगह पर जाहिर होते हैं, क्योंकि इनकी लोकेशंस अलग हैं, इसलिए इनके नाम अलग हैं। इनकी लोकेशंस कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। अब सामने स्क्रीन पर
ये असल में ना मुझे कलर्स का थोड़ा सा इशू होता है एग्जैक्टली इस कलर का क्या कहते हैं मुझे नहीं आइडिया, मैं इसको येलो का नाम दे। ये जो येलोइश आपको नजर आ रहा है, इससे इसके साथ ना ये लैंड है। ये लैंड ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, इसमें अमेरिका, वो एक अमेरिका का मुल्क जिसको हम जानते हैं, और उससे ऊपर कनाडा है। नीचे आए तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज आ जाते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह। ये तो हम जब मैप पढ़ेंगे इनको हम पढ़ लेंगे। इसके साथ जो समंदर है इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। ये अमेरिका के जो राइट साइड पे समंदर है इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन। ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान, और अमेरिका की जो वेस्ट साइड पर है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल कहते हैं उनको। तो हरिकेन क्या है, ये एक समुद्री तूफान है जो कहाँ आता है, अटलांटिक। ये जो एक लाइन है ना इक्वेटर वाली, इससे ऊपर जो है उसको नॉर्थ बोलते हैं, इससे नीचे वाली दुनिया को साउथ बोलते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक में और नॉर्थ पैसिफिक में आता है। अच्छा, ये एक कनेक्टेड मैप होता है क्योंकि दुनिया गोल है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको गोल दुनिया तो नहीं दिखा सकता, तो मैंने उसको काट के स्ट्रेच कर लिया। जो ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर है ये समझ लें कि राइट साइड के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी पैसिफिक ओशन है, लेकिन यहाँ पर ये जापान है, ये कोरिया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलिपाइन। तो जापान के पास ये भी पैसिफिक ओशन है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। तो वो समुद्री तूफान जो जापान और इसके करीबी एरियाज में आता है, जब आपको सर पावर पढ़ाएंगे वो सारे आप कोशिश करेंगे आपको ये नाम मैप पे याद हो जाए, उसको हम बोलते हैं टाइफून। और जो इंडियन ओशन में हमारे पास जो समंदर है वो इंडियन ओशन है। हम जैसे ही कराची को क्रॉस करते हैं अरेबियन सी से आगे जो है वो इंडियन ओशन आ जाता है। सी और ओशन में क्या फर्क है ये भी आपको सर क्लियर करवा देंगे। तो इसमें जो तूफान आता है उसको बोलते हैं साइक्लोन। मतलब कोई भी तूफान जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरफ आएगा, समंदर से आएगा, हम उसको साइक्लोन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, हो गया होगा कि अगर वो नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आए तो वो हरिकेन है, अगर वो साउथ वेस्ट पैसिफिक में आए तो टाइफून है, अगर वो इंडियन ओशन में आए तो साइक्लोन है। ये सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह का एक पिक्चर बनती है। अब शायद ये आपको क्लियर हो सके या शायद ये आपको क्लियर ना हो सके। मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंपल से वर्ड में एक्सप्लेन करें। आपको एक चीज समझना होगी कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, यूं, और ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठती है। ये तो होगा, आपको क्लियर होगा। ये तूफान तब बैठते हैं तब बनते हैं, नॉर्मली हवा का बिहेवियर यही होता है कि गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठंडी थले नीचे बैठ रही है। इक्वेटर के करीब इस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा होता है कि हवा जो है ना वो इधर से ऐसे आएगी, इधर से ऊपर उठेगी, फिर उधर जाके नीचे बैठेगी, ऐसे चल रहा होता है समुद्र। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि इधर से हवा आई, इधर आके जब वो ऊपर उठने लगी तो ऊपर ऑलरेडी एक गर्म हवा मौजूद है और ठंडी हवा मौजूद है। गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ऑलरेडी ऊपर एक ठंडी हवा मौजूद है। और ठंडी हवा क्या कर रही है, वो उस गर्म हवा को ऊपर निकलने का रास्ता नहीं दे रही। ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है लेकिन ऊपर ऑलरेडी एक ठंडी हवा मौजूद है। वो क्या कर रही है, वो गर्म हवा को ऊपर निकलने का रास्ता नहीं दे रही। अल्टीमेटली दोनों में एक रेस शुरू हो जाती है, वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। तो ये समंदर में ऐसे घूमने वाला एक तूफान बनता है। इसके ऊपर जो क्लाउड्स हैं, बादल बनना शुरू हो जाते हैं, और ये हवाएं जो होती हैं इसके आसपास ये चलती हैं। जो हमें पढ़ा कि नॉर्मली इसकी स्पीड कितनी होती है, 74 माइल्स पर आवर, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। और ये वाला तूफान, ये जो वाइपर जॉय है, इसकी स्पीड बच्चों 165 और एक टाइम पे 195 किलोमीटर थी, इसलिए कहते हैं बड़ा स्फीयर है। अब खैर 120 में आ गया। तो समझ आइए बच्चों आपको ये कैसे बनते हैं।
सर कुछ हद तक आ गई है। चलें, कुछ आइडिया होना चाहिए बस इसका। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन वो इसकी स्पीड पूछते हैं। दूसरा ये कि ये जो सेंटर है, जहाँ पे इस वक्त आपको स्क्रीन पे कर्सर नजर आ रहा होगा, ये सेंटर है। इसको बोलते हैं आई। हमारी आंख होती है ना, उसको आई बोलते हैं। इसको भी आई बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन की आंख है ये। बस हमने फैक्ट ये याद रखना है कि साइक्लोन्स की जो आई होती है, यहाँ पर हर चीज बिल्कुल नॉर्मल होती है, यहाँ तूफान का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आई ऑफ द साइक्लोन बिल्कुल सेफ होती है। बाकी उसके आसपास जो है वो तेज हवाएं होती हैं, बारिश होती है, गरज चमक होती है। फिर बच्चों एक और टर्म है, ये सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, टोर्नेडो। टोर्नेडो जो है वो हमने समटाइम देखा होगा कि हवा का एक बगोला सा होता है, वो ऐसे घूम रहा होता है। और हमारे बचपन में हमारे जो आबा व अजदाद थे वो हमें कहा करते थे इसमें जीन होता है। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ हो। अच्छा, तो वो इसी तरह का घूमता हुआ हवा का चक्कर अगर समंदर में है तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, हरिकेन का, टाइफून का, साइक्लोन का। लेकिन अगर जमीन पे हो तो हम उसको नाम देते हैं टाइफून। अगर ऐसा ही गोल चक्कर हवा का जमीन के ऊपर हो तो उसको क्या नाम देते हैं, टोर्नेडो का। और टोर्नेडोज जो है ये सिर्फ अमेरिका में आते हैं और ये अच्छी खासी तबाही मचाते हैं। अब हम वापस चलते हैं न्यूज़पेपर। सर यस। बात सुनिए। आपने कहा कि अमेरिका में ही मतलब आते हैं हवा के घूमते हुए चक्कर। ये जैसे आम एक हवा जो है जब चलती है, तो ये तो किसी भी जगह हो सकते हैं ना। ये जो छोटे छोटे क्रिएट होते हैं उससे कोई डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स नहीं आते। तो वो तो ये कहीं पे भी सकते हैं, लेकिन वो जो बड़े लेवल पे आते हैं जो कि पूरे शहर को तबाह कर देते हैं, पूरे का पूरे गांव को उठा देते हैं, वो अमेरिका में ही आते ओके सर, थैंक यू। हैं। अच्छा, अब सर अगर हम इसकी स्पीड के बारे में फिल्म है। नहीं, उसका स्पीड के बारे में कभी एग्जाम में नहीं आया और ये वेरी करती है। थैंक यू। अच्छा, अगर हम आए तो ये लिखा हुआ है इसी में नीचे एनटीडीसी। एनटीडीसी को आप सर्च कर लेंगे, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। इसका काम क्या होता है, ये जो बिजली हमारे यहाँ पहुंचती है, डिस्पैच होती है, इस काम को एनटीडीसी ने देखना होता है। फिर अगर आप यहाँ पे आए तो लिखा हुआ आर्टिकल 184 सब क्लास 3 में अपील की हक के लिए आईनी तरमीम का खैर मकदम करते हैं चीफ जस्टिस। अब हम ये देखते हैं कि सुमोटो क्या होता है। सुमोटो बेसिकली बच्चों ऐसे लिखा जाता है, सुमोटो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184 सब क्लास 3 के तहत होता है। ये अदालत के पास एक इख्तियार होता है कि अगर अगर लोगों के हकूक मुतासर हुए हैं। पहले आपको ये समझना है कि हुकूमत के 3 हिस्से होते हैं। वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? ये सामने जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन तीनों में से जुडिशरी को समझा जाता है, एग्जेक्टिव का काम है, जितने भी सरकारी मुलाजम होते हैं वो एग्जेक्टिव का हिस्सा। लेजिस्लेचर में आपके कानून साज इदारे आ जाते हैं, मतलब आपकी नेशनल असेंबली, आपका सेनेट। और जुडिशरी में आपकी अदालतें आ जाती हैं। लेकिन सू मोटो बिलोंग्स टू चीफ जस्टिस। जब आप अदालतों में जाते होंगे तो आपने एक चीज सुना होगा कि वहां पे हर बंदा, कोई भी केस जब बुलाया जाता है, बल्कि मूवीज में भी दिखाते हैं, सपोज एबीसी का मुकदमा है तो एबीसी बनाम सरकार, इस तरह से आवाज लग रही होती है। तो लोग रियासत की हुकूमत के अगेंस्ट क्लेम्स करते हैं कि भाई हमारे जो हकूक थे वो पूरे नहीं हुए। एक बंदा है जिसका नाम है एबीसी, XYZ ने उसको मारा है, तो वो जाएगा पुलिस के पास, FIR करवा लेगा। लेकिन एबीसी को मारा है एक पुलिस वाले ने, अब वो किसके पास जाएगा? तो अब
अब उसको प्रोटेक्शन देती है जुडिशरी कि जो हुकूमत के बाकी दो ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर, अगर ये किसी शख्स के राइट को वायलेट कर रहे हो, ये कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स को वायलेट कर रहे हो, तो जुडिशरी एक्शन में आती है। और इसके एक्शन में आने के दो वे होते हैं। पहला जो वे है, जो पहला तरीका है, वो होता है रिट पेटिशन। अगर आप में से कोई वकील है या किसी ने लॉ पढ़ा है तो उसको पता होगा कि वकीलों का काम रिट पेटिशन करना ही होता है। और दूसरा काम तरीका जो है वो ये कि जब किसी बंदे ने अदालत को अप्रोच नहीं किया लेकिन चीफ जस्टिस ने खुद एक्शन ले लिया, उसको बोलते हैं सू। तो सू मोटो जो है ये अदालत का खुद से एक्शन ले लेना, दैट इज कॉल्ड सू मोटो। और ये आर्टिकल 184 सब क्लास 3 के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है। लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस लाई जा रही हैं, तो अभी उसके ऊपर फैसला आना है। जब फैसला आएगा फिर देखेंगे क्या फैसला आया। तो बच्चों अभी हमने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, ये अभी इसका सिर्फ पेज 1 चल रहा है। अब आप सिर्फ ये सुन लें कि आपने कौन कौन सा पेज तैयार करना है। कल आपने इसके ऊपर शेयर करना है कि ये पेज नंबर 1, और पॉलिटिकल न्यूज़ किसी भी तरह की आपने उसमें ऐड नहीं करी। पेज नंबर 2 को आपने छोड़ देना है, ये उसमें लोकल न्यूज़ होती है। फिर आगे चलें, पेज नंबर 3 ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये फिर आपने करना है। तो आपने पेज नंबर 1 करना है और पेज नंबर 3 करना है। आगे चलें, ये पेज नंबर 4 है, इसको छोड़ देना है, इसमें लोकल न्यूज़ होती है। पेज 5 इसको आपने छोड़ देना है, इसमें वही बकाया जो न्यूज़ होती है वो होती है। पेज नंबर ये वाला एडिटोरियल्स, ये आपको इंटरव्यू में पास होगा। इसमें जो ये एडिटोरियल है ना, जहाँ पे लिखा हुआ एडिटोरियल, इसके नीचे जो है ये एडिटोरियल है, ये तो आपने लाजमी पढ़ना होता है। इसमें जो प्रीवियस डे का सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है ना, उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये लाजमी है आपके लिए, जब आप यहाँ से आर्गूमेंट्स लेते हैं और फिर इंटरव्यूज में उनको वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको बड़े अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे, इसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। जो दूसरी साइड में नजर आ रहे हैं ये सारे कॉलम हैं, बिजली की गुर्बत, सियासत नहीं रियासत बचाओ। अब ये सियासी भी होते हैं, ये बायस्ड भी होते हैं, ये आपको अच्छा लगे तो पढ़े, अच्छा ना लगे तो ना पढ़ें। इसमें मुझे सिर्फ वो बिजली की गुर्बत जो है ना वो लगा कि उसको पढ़ना चाहिए। बाकी जितने भी हैं ये सारे पॉलिटिकल लिखे हुए हैं और पॉलिटिकल कॉलम्स पढ़ने की जरूरत नहीं। पेज नंबर 7 जो है इसको आप स्किप कर देना है। पेज नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, इस पे अगर हम आए तो इसमें अगर कोई कप हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, उसको आपने देखना है कहाँ हो रहा है, कौन विन कर रहा है। जैसे ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सऊदी अरब की क्रिकेट टीम के इंतजाम मिल गए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें विम्बल्डन एक टूर्नामेंट की बात की जा रही है, ये आपने देखना है कि ये क्या है। इसमें एशियज एक सीरीज की बात हो रही है, इसको आपने देखना है कि ये क्या होती है। फिर ये आखिरी पेपर, सॉरी ये तो और पेज आ गया, ये पेज नंबर 10, पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 10। बस आपने ये 4 पेजेस को पढ़ना है और यहाँ से आपने करंट अफेयर्स जो है वो आपने निकाल के कल ग्रुप में शेयर कर, फिर देखते हैं कि किस बच्चे को समझ आई है और किसको समझ नहीं आई। तो बच्चों दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग ट्राई करते हैं, अगर वो ग्रुप में शेयर हो सकती है तो उसको ग्रुप में शेयर करते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी जो कि आज के न्यूज़पेपर से हमने निकाली। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उनको वहीं पर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।